अ वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? देखो हमने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था, सीखा था। वो कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं, वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखवाया था तुम्हें। उसके बाद हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। उसमें हमने सिर्फ 2 ही बातें पढ़ी थी। तुम्हें कल लग रहा होगा ना पता नहीं क्या पढ़ लिया, कितना लिख लिया। 2 ही बातें पढ़ी हमने, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट और टाइप्स ऑफ ऑडिट। बस। तो डेफिनेशन कौन सुना रहा है? एकदम वर्ड टू वर्ड। वैसे जैसे तुम एग्जीक्यूटिव में सुनाते थे ना मुझे कि मीनिंग बता दिया, ठीक है, नहीं, बुकिश लैंग्वेज चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो कौन बताएगा ऐसे वर्ड टू वर्ड? किसको याद है? भावना बताओ। वाउचर्स। डिस्क्लोजर्स प्रोवाइड्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी या कंपनीज अफेयर्स, ठीक है। और कौन सुनाएगा? आपका नाम भूल गए फिर से। वेदेही, वैदेही, दिविशा, दोनों में इधर उधर कर। दिविशा, ठीक है। देवेशा है या दिविशा है? आई है कि ई है? हाँ बताओ। बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा। अच्छा, दिवेशा। बहुत ही कंफ्यूजन है इसमें। मुझे तो जो आएगा वही बुलाऊंगी मैं। हाँ, दिवेशा, समझ गई, समझ गई। वेदेही बताओ। आपसे पूछा था ना? हाँ बताओ। Independent and systematic examination of books of accounts, vouchers, statutory records, document to ascertain that disclosure of true and fair view of companies. Provides true and fair view of the company's affairs, ठीक है। ये ऑडिट की डेफिनेशन। टाइप्स में 2 ही टाइप है, कौन कौन से? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल को और क्या बोलते हैं? कंप्लायंस। फाइनेंशियल में कितने पार्ट्स? स्टैट्यूटरी, कॉस्ट और इंटरनल। स्टैट्यूटरी के सेक्शंस कौन कौन से थे? 139 से 147 और 148 उसके जस्ट बाद किसका है? कॉस्ट। और 138 किसका है? इंटरनल ऑडिट का। CSR का तुम्हें पता है 135। इसको तो तुम चाह के भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि वैसे भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट भी CSR है यहाँ पे, वो भी है। ESG में एक चैप्टर है CSR, और एग्जीक्यूटिव में तो पढ़ा ही है, कितनी जगह तो पढ़ लिया। CSR ही CSR है हर जगह, ठीक है। तो इसको तो वैसे भी नहीं भूलोगे। और सेक्रेटेरियल ऑडिट, उसका सेक्शन 204। और बाकी बहुत तरह की ऑडिट्स है जो सारी कंप्लायंस ऑडिट में ही आती है। CS ही कर सकता है वो, ठीक है। आज हमें क्या पढ़ना है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑडिट पढ़ना है हमें। यहाँ तक हमने कवर कर लिया। आज हेडिंग डालो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। हम पूरा मॉड्यूल बेस्ड ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। बाकी इतना बड़ा मॉड्यूल हम एग्जाम से 1 दिन पहले नहीं पढ़ सकते, तो नोट्स उस दिन के लिए हम लोग बना रहे हैं। कवर पूरा करना है, घर जाके रीडिंग पूरी करनी है। ऐसे नहीं तुम छोड़ ही दो बस पूरा ही। रीडिंग रटना नहीं है, पर एक मॉड्यूल रीडिंग होनी चाहिए डेली बेसिस पे, ठीक है। लिखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। अच्छा, कैसे करेंगे आंसर की स्टार्टिंग? अच्छा, कल हमने थोड़ा आंसर भी डिस्कस किया था कि आंसर कैसे लिखते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में लिखना होता है डिफरेंसेस, और 2 डिफरेंसेस देख भी लिए थे हमने, ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में। हाँ, तो वो हमने थोड़ा आंसर प्रैक्टिस किया। आज तुम मुझे बताओगे, थोड़ा बहुत हम डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो तुम बताओ इसकी आंसर कैसे स्टार्ट होना चाहिए? डिफाइन करेंगे या फिर पहले टर्म्स को भी ले सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताती हूँ, वैसे तुमने यही सुना होगा मोस्टली टीचर से भी और एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी, कि टू द पॉइंट आंसर लिखो। बीकॉम है नहीं कि दुनिया भर का लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। इस सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्ड आंसर होने चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो सारे बच्चे लिख रहे हैं, तो तुम थोड़े एडिशनल पॉइंट्स तुम्हें लिखने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो स्पीड मेंटेन रखना और थोड़ा सा डिटेल लिख सको आंसर तो लिखना, ठीक है। तो जहाँ जितना भी इंट्रोड्यूस कर सको ना क्वेश्चन को, उतना बढ़िया है। आंसर राइटिंग का ही खेल है, क्योंकि सब्जेक्ट सच में जेन्युइनली बहुत ही ईजी है,
है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा की बातें नहीं है, बस लैंग्वेज फॉर्म में हमारी अंडरस्टैंडिंग को हमें पुट करना है ना। तो हर चीज़ को अगर पुट करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कम लिखोगे तो कम मार्क्स मिलेंगे, इसका इतना सा ही रोल है। तो इसमें ये माइंडसेट से मत जाना कि हमें टू द पॉइंट लिखना है। बाकी सब्जेक्ट में अभी भी स्टिल वही है, टू द पॉइंट, बट एक तो ओपन बुक, क्योंकि बुक है तो भी आलस कर दोगे क्या कि नहीं यार इतना ही मन कर रहा है लिखने का, थोड़ा ज़्यादा लिखो, उसमें बुक है सामने तो ज़्यादा क्यों नहीं लिख रहे हो। समझ में आई चीज़, उसमें भी तुम्हें सिर्फ अपनी स्किल्स दिखानी कि हमें कितना अच्छे से आंसर प्रेजेंट करना आता है। देखो हेडिंग डाली, अब हमें टेक्निकली डिफाइन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तुम बताओ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है। ऑडिट क्या कल हमने लिखा था कि ऑडिट की डेफिनेशन आज रिवाइज भी हो गई, तो वो भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तुम बताओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, फिर बताओगे ऑडिट क्या होता है, फिर बताओगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट क्या होता है, फिर बताओगे कि इसकी नीड क्या है। हर ऑडिट के साथ ऐसे ही करना है तुम्हें, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है। क्या होता है तुम्हारे अकॉर्डिंग गवर्नेंस, मतलब क्या होता है गवर्नेंस, चलाना, सिस्टमेटिक तरीके से चलाना कि हम बेस्ट रहें जो भी हम काम करें, वही होता है गवर्नेंस, ठीक है। अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ना, इन सब चीज़ों से ऊपर है, मतलब ऑडिट, आपके लॉज, कंप्लाइंसेस, कंप्लाइंस मैनेजमेंट, इन सब से ऊपर जो टॉप पे बैठा है ना वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो मुझे नहीं लगता कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ICSI के विजन मिशन सब जगह क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें हैं। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोली किसका काम है, इम्प्लीमेंट कराना, CS का, और कोई प्रोफेशनल इसमें काम नहीं करता कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इसलिए तुम्हारे पूरा सब्जेक्ट है ESG नाम का, पेपर नंबर 1 इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस। तो उसमें पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसके बाद में है ये सब इन्वायरमेंटल और सोशल गवर्नेंस, ठीक है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलेगी, ESG की बुक से मिलेगी। देखो मेरी एक छोटी सी आदत है कि मैं एक बुक से नहीं पढ़ा सकती, जो कंटेंट जहाँ पे बेस्ट दे रखा है ना वो हम लोग अपने आंसर राइटिंग के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये एग्जीक्यूटिव है नहीं कि सारे सब्जेक्ट एकदम ही अलग हैं, सब जुड़े हुए हैं इसमें। प्रोफेशन का एक सब्जेक्ट आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़े बिना पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। और इस ओपन बुक में तो सारे सब्जेक्ट ही खोल के बैठना पड़ेगा, मतलब तुम ऐसे बुक्स लेके जाओगे अपनी हाइट जितने, है ना, तुम बैठोगे तुम्हारे बराबर बुक्स होगी, और फिर तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सी बुक से क्या निकालना है। तो हम एक जगह से नहीं पढ़ सकते, अब हमारा दिमाग है ना हमें थोड़ा खोलना पड़ेगा, हर जगह जाना पड़ेगा, रेंज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो जो जहाँ से सूटेबल लगेगा हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो ESG से मैं तुम्हें डेफिनेशन दिखा रही हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसमें चैप्टर नंबर 1 है बेसिकली तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसकी डेफिनेशन हम कौन सी वाली पढ़ेंगे, ICSI की। विजिबल है क्या ये, थोड़ा और बड़ा करते हैं उसको मैं, बॉक्स दिख रहा है ये, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखो, इतनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन दे रखी है ICSI की, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत अच्छे से फ्रेम करी हुई डेफिनेशन दी ICSI ने, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक सेंटेंस में बताऊं तो बेस्ट बनने का प्लान है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेस्ट बनना है अगर कंपनी को तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करके बेस्ट बनती है। अब बेस्ट का मतलब क्या है, जितनी भी बेस्ट चीज़ें चल रही है दुनिया में वो अडॉप्ट कर लो, वो क्या होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ICSI ने इसी सोच के साथ क्या बनाया हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, compliance of law in true letter and spirit, and adherence to ethical standards for effective management and distribution of wealth, and discharge of social responsibility for sustainable development of all stakeholders। ये डेफिनेशन रटी हुई होनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये ESG में भी लिखने काम आएगी तुम्हें, CSR ओपन बुक में भी लिखने काम आएगी तुम्हें, और यहाँ पे भी लिखने काम आएगी, क्योंकि हमारा मेन काम ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का होता है। और कौन बेटर है डेफिनेशन बताने में सबसे, ICSI की डेफिनेशन लिखेंगे और किसकी क्यों लिखेंगे। तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सबसे पहले बेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई एक्ट है क्या, या कोई कोड है क्या इंडिया का, सुना है कैसे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्ट 2013-14, ऐसे सुना है क्या कभी, है भी नहीं। तो इंडिया का है ही नहीं कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, फिर भी हम बेस्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, सच्ची में बेस्ट है, टॉप पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सबका मलेशियन कोड है, इजिप्ट का भी कोड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इसमें पढ़ोगे भी तो ये सब आएंगे तुम्हारे, मलेशियन कोड, इजिप्ट वाले कोड, ठीक है। उनका है तो हम उनसे सीखते हैं, हमने क्या बोला है, कॉपी नहीं कर रहे, हम इंस्पिरेशन लेते हैं,
ठीक है। तुम CS में बन जाओगे ना तो तुम्हारा ये मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट टेक इंस्पिरेशन देन इम्प्लीमेंट द प्रोसेस। समझ में आया? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जहाँ जहाँ से तुम्हें बढ़िया मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिखे ना वो अडॉप्ट कर लो, और लॉ का कंप्लायंस और एथिकल काम करना है ना, इस तरीके से कि सारे स्टेक होल्डर्स तुमसे सेटिस्फाइड रहे और तुम्हारा बिजनेस कैसा हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स है वो मैं तुम्हें लिखवा देती हूँ, इसको तो तुम लिख ही लो ऐसा का ऐसा। इस डेफिनेशन में ना सारे चैप्टर्स आ गए तुम्हारे ESG के, इतनी अच्छी डेफिनेशन है ये। एथिक्स, लॉ का कंप्लायंसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेक होल्डर्स राइट्स। लिख लिया? अरे पूरी क्लास में यही नहीं लिखना, सिर्फ जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, और जिनकी राइटिंग छोटी है जूम करो थोड़ा उसको। ये मैंने एग्जीक्यूटिव में भी बोलती थी, अभी भी बोल रही हूँ, अच्छा लगता है। एकदम छोटी छोटी राइटिंग होती है ना जिन स्टूडेंट्स की, है क्या तुम्हारी क्लास में किसी की बहुत छोटी राइटिंग कि दिखे ही नहीं? थोड़ा जूम करो, पीछे वाले का भी भला हो थोड़ा। क्या कर रहे हो? हो गया? नहीं हो सकती भाई, कर मत लेना ये कभी। हाँ, और टाइम भी कहाँ होता है, वो बात है। हाँ, मेरा जो टेक्स्ट का पेपर था उसमें तो सो रहे थे सर हमारे। हाँ, पर बीच में टीम आ जाती है ना और बैन भी कर देता है ICSI, बात ये है। नहीं नहीं, वो जो टीम आती है ना जो आगे से, MCQ अलग बात है। हाँ, आप लोगों ने MCQ दिया होगा। लिख लिया क्या? अब सुनो, इसको अगर मैं नॉर्मली बताऊँ, CG का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। पता है किसी को प्रॉब्लम आती है शॉर्टकट से, ऐसे होते हैं बच्चे एक दो क्लास में, बोलते हैं मैम CG मतलब क्या है। ठीक है, लिख लूँ ना, यूज़ कर लूँ ना शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, क्या होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब? एज पर ICSI कुछ पॉइंटर्स है इसके अंदर। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एप्लीकेशन ऑफ, ये मैं इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हर सब्जेक्ट में तुम्हारे काम की है ये डेफिनेशन, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको। एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्लस कंप्लायंस ऑफ लॉ। कैसे? लॉस का कंप्लायंस लेटर में भी और स्पिरिट में भी। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब ऐसे दिखाने के लिए लॉस कंप्लाई नहीं हो रहे, एक्चुअल में तुम्हें कंप्लाई करने थे इसलिए तुमने कंप्लाई किए, पेनल्टी के डर से नहीं किए। प्लस एथिकल स्टैंडर्ड्स, फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स। साथ के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसका? सारे स्टेक होल्डर्स का। इतनी बढ़िया डेफिनेशन। तो तुम्हें डेफिनेशन समझ में आ गया तो तुम्हारा आधा ESG तो खत्म ही है, यही है ESG आधा। ठीक है, और ESG की बात मतलब उस सब्जेक्ट में इतनी बात क्यों कर रही हूँ क्योंकि हम पढ़ ही वही रहे हैं, ऑडिट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। तो तुम्हें नहीं लगता कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट करते टाइम हमें जितने भी चैप्टर्स हैं ESG के वो सब कंप्लाई करवाने हैं?
समझ में आया? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जितनी भी बातें हैं वो कौन से सब्जेक्ट में, ESG में। तो जो पेपर 1 है उसकी जितनी भी बातें हैं वो अगर कंप्लायंस हो रही है तो आपका ऑडिट सक्सेसफुल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का एप्लीकेशन मतलब रिस्क मैनेजमेंट है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, सारे प्रोसेसेस बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं, वो सब तुमने अडॉप्ट कर रखे हैं। दूसरा कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड स्पिरिट, इसमें क्या होगा, सारे एक्ट्स हम फॉलो कर रहे हैं और एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं, स्कैम वगैरह नहीं चल रहा, फ्रॉड करने वाले है नहीं कंपनी वाले। और सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि सब खुद ही नहीं ख़त्म करना है, आगे फ्यूचर के लिए भी छोड़ना है ना। किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, स्टेक होल्डर्स में सब आते हैं, कंज्यूमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब आते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में अलग अलग डिफरेंस है ना, क्या होता है, शेयर होल्डर कौन होते हैं, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? हाँ, शेयर होल्डर मतलब जो हमारे शेयर होल्ड करते हैं, बस उतने ही होते हैं शेयर होल्डर। सही में स्टेक होल्डर में सब आते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज सब आ जाते हैं इसके अंदर, स्टेक होल्डर। तो हमें शेयर होल्डर थ्योरी पे नहीं जाना, हमें जाना है स्टेक होल्डर थ्योरी पे। ये बोलता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो जो कोई कंपनी होगी ना जो कि अच्छी कंपनी नहीं है, गवर्नड कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने वाली कंपनी नहीं है, वो सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है कि भाई उनको ज़्यादा पैसे दो, फिर वो हमें ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है, और हमारी कंपनी में प्रॉफिट आएगा, सोसाइटी जाए भाड़ में, ठीक है, ये होता है। और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करने वाली है वो किसका ध्यान रखेगी, स्टेक होल्डर्स का। समझ में आ गया? तो ये पूरी डेफिनेशन हमने किसकी पढ़ी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है। ऑडिट की तो सेम है, हमने ऑलरेडी कवर कर ली, तो फिर तो मेंशन करोगे ऑडिट की डेफिनेशन ऑलरेडी कवर्ड। लिख लो, ये हमारे आंसर फ्रेमिंग हो गई। अब हम किसकी डेफिनेशन पे आएंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट की डेफिनेशन में। लिखो मीनिंग, अ स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी मतलब दिमाग लगता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट में, कि हर एक बारीकी से चेक करना है तुम्हें कि हर सिस्टम फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सब लॉज का कंप्लायंस, एथिक्स, सब कुछ ही फॉलो करवाना है इसमें। तो स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी है दैट इंश्योर्स दैट ऑल necessary processes for directing and controlling businesses या लिख लो business enterprises are implemented effectively। ट्राई करना डेफिनेशन तो याद करने की, बाकी सब अपने लैंग्वेज में फिर भी लिख सकते हो, डेफिनेशन तो थोड़ी बुकिश ही होनी चाहिए। CG audit provides assurance to various stakeholders that all required governance activities have been accomplished। बस बहुत इतना है मीनिंग, ठीक है।
हो गया। और थोड़े सुंदर नोट्स बनाओ, 2-3 पेन्स को यूज़ करके बनाओ, बाद में तुम्हारे ही पढ़ने का मन नहीं करेगा तो सेंस क्या है फिर। सुंदर सुंदर बनाओ, ग्लिटर विटर सब यूज़ करो, अपना क्रिएटिविटी लगाओ यहाँ पे, ठीक है। कम से कम 2 पेन्स का तो यूज़ करो, ताकि तुम्हें, मैं भी तो कर रही हूँ यहाँ पे, बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये एक जैसे पेजेस दिखेंगे ना तुम्हें। थोड़ा सा तमीज़ से बना लो, ठीक है। हो गया ये। तो ये क्या है मीनिंग, ये मैं स्टार्टिंग में बताऊँगी, बार बार नहीं बोलूँगी ये सब बातें, फिर तो हमारा कोर्स भागेगा। अब ये स्टार्टिंग है तो तुम्हें थोड़ा नोट मेकिंग और ये सब मैं रिकमेंड करती हुई जा रही हूँ। बाद में देखो, वो ओपन बुक तो तुम्हारा 2 महीने ही चलता है मुश्किल से। देखो सुनो, क्या पढ़ा अभी हमने, सीजी ऑडिट की डेफिनेशन। तो पहले अगर तुम्हारे पास टाइम हो और तुम्हारी आंसर राइटिंग अच्छी करनी हो तो पहले कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फिर ऑडिट, और लास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट। मीनिंग बता दें, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं कई बार कि इस ऑडिट को बता दो। तो ये सारी बातें लिख दी, हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हमें लिखनी है। जैसे एलिमेंट्स अगर मैं बोलूँ तो क्या है इसके, 3 ही है, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, कि सब बताओ भाई, डिस्क्लोज करो सब, और क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी। हेडिंग डालो स्कोप ऑफ सीजी ऑडिट। क्या स्कोप है इसका, सबसे पहले फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजर, राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, बीओडी के बारे में कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस वगैरह। रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। क्या टॉपिक है ये, स्कोप मतलब क्या होता है कि हमें ना क्या क्या एरियाज कवर करने हैं जब हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑडिट करने जाएंगे, है ना। तो ये एरिया हमें कवर करने हैं, सारे डिस्क्लोजर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, स्टेक होल्डर्स का राइट तो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बीओडीज का कंपोजिशन, इंडिपेंडेंस, प्रोसेसेस सब बढ़िया तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कंपनी ने कर रखा है कि नहीं कर रखा, इंटरनल कंट्रोल्स बढ़िया है कि नहीं है, क्या सीएसआर कर रही है क्या कंपनी अच्छे से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है क्या, और जो भी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स है वो, ठीक है। अब ये रटेंगे तो याद नहीं होगा, कैसे हो सकता है ये याद, ये टॉपिक अभी याद हो सकता है क्या, डेफिनेशन तो रटनी पड़ेगी, वो तो हम रटेंगे ही।
ये सब याद नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात है, समझो इसको, ये कोई टॉपिक नहीं है कि हम याद करें इसको, ये सारे वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो तुम्हारे चैप्टर्स का नाम है, ठीक है। ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वगैरह चैप्टर 8 है तुम्हारा, ये ESG का चैप्टर 8 है ना, ये मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर 11 है, ये चैप्टर 3, 4, 5, 6 है, ये रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 18 है, कंट्रोल भी इसी में आ जाता है चैप्टर 18, ये चैप्टर 14 है। तो जब तुम पूरा बुक पढ़ लोगे तो ये तो तुम अपने मन से भी लिख पाओगे ना। अभी मैं ये सब लिखवा रही हूँ, तुम बता रही इसलिए हूँ क्योंकि तुमने ESG अभी पढ़ा नहीं है, गवर्नेंस वाला सब्जेक्ट। जब तुम पूरा सब्जेक्ट पढ़ लोगे, ये जो हेडिंग्स है इसके चैप्टर पढ़ लोगे, तो तुम्हें चैप्टर का नाम याद नहीं रहेगा। तो ये ESG के चैप्टर्स है, ये आगे लिखो जो जो मैंने लिखा है, अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें। फिर तुम्हें क्या रटना नहीं पड़ेगा, भाई हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ते तो चैप्टर का नाम तो याद हो ही जाता है, तो बस वो लिख देना जो जो तुम्हारे चैप्टर का नाम है, तो रटना क्यों इसको। इसके अलावा भी लिख दोगे ना चैप्टर का नाम तो भी गलत नहीं होगा। गवर्नेंस में सारे वो चीज़ें फॉलो करनी है जो चैप्टर्स है, स्टेक होल्डर राइट्स, एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये सब तो फॉलो करवाना है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही आएगा, ठीक है। अब हेडिंग डालो कमिटी। अच्छा, कमिटीज़ तो पढ़ के आए हम लोग, चैप्टर नंबर 16 होगा शायद, नहीं 15, कंपनी लॉ का 15 चैप्टर नंबर 15, ठीक है। 2 थे कमेटी का, हाँ ओल्ड सिलेबस में 2 चैप्टर थे कमेटी का, हाँ। ठीक है, थोड़ा याद करो ये चैप्टर्स के नाम वगैरह, ओपन बुक में काम आएंगे, यहाँ तो फिर भी नहीं है। और मैं अगर तुम्हें ना पास नहीं होना, एग्जामिशन लानी है ना, तो कंपनी लॉ अभी भी याद होना चाहिए विथ चैप्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या सिर्फ इतना पढ़ के छोड़ दोगे क्या जो यहाँ पे दे रखा है? नहीं, वापस से घर जाओगे, कंपनी लॉ उठाओगे, कंपनी लॉ का वो चैप्टर पढ़ोगे, कमेटी वाला। मतलब रटना नहीं है, क्विक रीडिंग, क्योंकि कभी ना कभी तो पढ़ा हुआ है ही, चाहे बहुत पहले पढ़ा हो चाहे अभी रिसेंटली पढ़ा हो, पढ़ा हुआ तो है ही, क्लिक कर जाएगा समझ में ये चीज़। तो ये एग्जामिशन जहाँ आती है ना जिन बच्चों के, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, वो एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ साथ में लेके चलते हैं। पूरा कंपनी लॉ की बात है, तुम्हें पता होगा इसमें सबसे कौन कौन सी कमिटीज़ होती है? नॉमिनेशन, रेमुनरेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वो लिस्टेड वालों को बनानी होती है, और CSR कमेटी। मेनली ये कमेटी है। यहाँ पे कौन सी वाली कमेटी रेलेवेंट होगी? ऑडिट वाली होगी, बाकी उससे में क्या मतलब है। ऑडिट कमेटी लिखो, ऑडिट कमेटी। अब जिसको जितना भी याद है बता दें। 78 है, 177 है, लड़ लो आपस में, मजे आएंगे। बताओ क्या है? 178 है, 177 है? कितने लोग बोल रहे हैं 178? वेदिका आप क्या बोल रहे हो? कौन कौन बोल रहा है 178? अच्छा 177 कौन बोल रहा है? एक ही बच्चा सही है तुम्हारी क्लास में। कंपनीज एक्ट लिखो, कंपनीज एक्ट। एक मिनट लिखो। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग और सेबी LODR दोनों पढ़े थे ना? हाँ ये सही बोला है। चलो सेक्शन बताओ, सेक्शन 177 और इसका क्या है? रेगुलेशन 18 है भाई, इसमें गलत हो गए। 18 है इसमें, किसी में तो जीतने दो, ठीक है। ये अब इसमें ऑब्वियसली ये किसको फॉलो करना है? कौन सी कंपनियों को? रेगुलेशन 18 लिस्टेड कंपनी ओनली, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये अनलिस्टेड वालों को, अनलिस्टेड, हाँ याद है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कौन सी वाली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी? पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और बोरोइंग्स मतलब समझ गए ना क्या क्या है? लोन्स, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स,
सब आ जाएंगे इसके अंदर, तो पूरा लिखो या इतना समझोगे ना, ठीक है। बोरोइंग्स कितनी 50 करोड़। अच्छा, तो अगर किसी एक कंपनी है ना, XYZ लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है, इसकी बोरोइंग 50 करोड़ है, तो तुम कह रहे हो उसको ऑडिट कमेटी बनानी है, पक्का? नहीं, बाकी चीजें भी तो करता और है ना, और लिखो लिखो, पक्का? यही थी लिमिट या सिर्फ एक्सीडिंग ही था? सिर्फ एक्सीडिंग ही है इसमें, 50 करोड़ पे नहीं आती इसमें, इतना भी याद नहीं है ना डिटेल में, सही बात है। मोर देन 50 करोड़ है इसमें सिर्फ, इक्वल्स टू नहीं है, ऐसे ही बनाओ। रिवीजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना तुम्हें कि रिवाइज कर रहे हैं, अच्छी बात होती है वैसे, ये खुश होना चाहिए तुम्हें इस बात पे। अभी कुछ नया पढ़ रहे होते कितना दिमाग खराब होता। और प्राइवेट कंपनी उनको बनानी होती है क्या ऑडिट कमेटी? बनानी नहीं है उनको, ठीक है। हाँ, इतने लिमिटेड और ऑब्वियस सी बात है, थोड़े छोटे लेवल पे काम करती है, तो कंपनी लॉ जब तक कोई चीज़ स्पेसिफिकली अप्लाई ना करे ना प्राइवेट कंपनी में, तब तक उस पर कुछ चीज़ें लगती नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कंपोजिशन किसको याद है देखते हैं, इतना लिख लिया? काफ़ी कुछ इसमें, लिखो कंपोजिशन। अच्छा, पहले इसका तो बता दो अनलिस्टेड का। मिनिमम 3 डायरेक्टर, जिसमें से मेजॉरिटी आईडी होनी चाहिए, प्लस मेजॉरिटी और उनके साथ चेयरपर्सन कैसे आदमी होने चाहिए? बढ़िया। एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब था। ये हमने क्या पढ़ा है? कंपोजिशन। इसका भी पढ़ लें, इसका थोड़ा खतरनाक था। इसमें भी मिनिमम 3 ही होते हैं, और आईडी 2/3 होंगे आईडी, और इफ SR इक्विटी शेयर्स है तो ऐसा कुछ था ना, तो ऑल आईडी। याद आ गया क्या? SR इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? सुपीरियर राइट्स वाले, ठीक है, मतलब इनको वोटिंग राइट ज़्यादा होते हैं। तो अगर कंपनी ने वो इशू कर रखे हैं SR इक्विटी शेयर्स, तो सारा कमेटी में कौन बैठेंगे? सारे लोग आईडी ही बैठेंगे, कोई नॉर्मल वाला डायरेक्टर होगा ही नहीं, एग्जीक्यूटिव वाला तो, ठीक है। कोरम वोरम भी था, इसमें नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं है, सिलेबस में कोरम था, बताओ क्या था? विच एवर इज हायर 2 आईडी, 2 आईडी होने चाहिए। यहाँ नहीं दे रखा, बट वहाँ पे हमने पढ़ा होगा, ठीक है। बाकियों में होता है 1 आईडी, ऑडिट कमेटी में 2 चाहिए, ऐसा था वहाँ पर। हाँ, मीटिंग कितने टाइम होती है? 4 बार होती है। वो सब नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल हम रिवाइज कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो तुमसे, याद है क्या तुम्हें? ये जो लिमिट है, ये वाली लिमिट, ये और किसी में भी होती है क्या लिमिट ऐसी? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, आईडी, हाँ क्या वुमेन में 300 था? सुनो, ये वाली जो सेम लिमिट है ऑडिट कमेटी वाली, क्या ये नॉमिनेशन रेमुनेशन की भी यही लिमिट थी क्या? NRC की भी यही थी, ठीक है। और कौन सी अनलिस्टेड कंपनी को कम से कम 2 आईडी रखने पड़ते, उनकी भी यही लिमिटेड थी, मतलब यही लिमिट्स थी। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? सुनो अच्छे से, लिखना नहीं है, अगेन वापस से आ जाएंगे इस पर। ऑडिट कमेटी की, NRC की और आईडी अपॉइंटमेंट की सेम ही लिमिट है। क्यों बताया मैंने? ये कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, वही वाली बात है। यहाँ पे अलग से रटोगे, फिर NRC की वहाँ पे ESG में अलग से याद करोगे, फिर आईडी के अपॉइंटमेंट की अलग से याद करोगे। एक ही जगह याद रख लो ना, 10-100-50 किसकी है? ऑडिट कमेटी। NRC की भी यही लिमिट है, और आईडी का अपॉइंटमेंट होता है ना, तुम्हें पता है आईडी अपॉइंटेड रहने चाहिए क्या लिस्टेड कंपनी में? होने चाहिए, उनका तो 1/3 बोर्ड आईडी होना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और उसमें चेयरपर्सन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके तो अलग प्रोविजन से भी LODR बता रहा है उसको, जो भी बता रहा है, ठीक है।
और अनलिस्टेड कंपनी में यही लिमिट है 10, 100 और 50। उनको 2 आईडी रखने पड़ते हैं कम से कम, ठीक है। और इस लिमिट में फॉल नहीं कर रहे हो तो आईडी रखने की जरूरत है ही नहीं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को। तो ये तीनों की एक ही लिमिट है, यहीं पे याद कर लो इस बात को। फिर देखो क्या है, तो ये तो हो गई आईडी की बात। उसके बाद लिटरेसी वगैरह, फिनेंशियल लिटरेट कैसे होने चाहिए, कौन होना चाहिए फिनेंशियल लिटरेट? ऑल मेंबर्स। और साथ में एक मेंबर कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट। किस बात में एक्सपर्ट? ये अकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ऐसे लिख लो एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम में एक्सपर्ट होना चाहिए भाई एक मेंबर इसमें। तो ऑल मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट एंड वन मेंबर, एटलीस्ट वन मेंबर शुड बी एक्सपर्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जल्दी लिख लो, टाइम हमारा कम है। चेयरपर्सन कैसा होगा इनका? नहीं आईडी होगा, चेयर सीएस। सेक्रेटरी होगा कौन? ऑडिट कमेटी का सेक्रेटरी कौन होगा? सीएस ऑफ द कंपनी, सीएस ऑफ कंपनी, ठीक है। और अच्छा, ऑडिट कमेटी चाहे तो इनवाइट कर सकती है क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, फिनेंशियल डायरेक्टर को, फिनेंस डायरेक्टर को और अदर हेड्स। ये सारे हमारे पॉइंटर्स हैं, इसको नोट डाउन कर लो। बाकी का पढ़ेंगे हम कल, यहाँ तक पढ़ के आना अच्छे से। थैंक यू।